गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसे हैं। मैं आप लोगों को आहार विज्ञान एवं पोषण डॉक्टर विंदा मैम की बुक से बता रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को डायबिटीज़ स्टार्ट की थी। आज लास्ट पार्ट मैं आप लोग को बताऊँगी। कुछ दिन से वीडियो थोड़ा डिले हो गया, मैं आप लोगों को दे नहीं पाई वीडियो। उसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि वीडियो नहीं दे पाई। 2 हफ्ते शायद हो गए मैं वीडियो नहीं दी आप लोगों को। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज आप लोगों को मैं यहाँ तक बता दी थी कि कौन कौन सी दवाएं कब दिया जाता है, किसके क्या बेनिफिट हैं, क्या मतलब उसके क्या नुकसान हैं। इंसुलिन शॉक सस्पेंस क्या होता है, प्रोटामिन जिंक इंसुलिन क्या होता है, आइसोफेन इंसुलिन क्या होता है, ग्लोबिन इंसुलिन क्या होता है, सारी चीज़ें इंसुलिन के उपचार में मैंने आप लोगों को बताया था। और मैं ये बताया था कि मार्केट में 2 तरह के जो है कि इस टाइम मतलब दवाएं मिलती है। एक घुलनशील इंसुलिन होता है, एक क्या होता है, डिपार्ट इंसुलिन होता है। आज आप लोग को बताना है इसकी अधिक मात्रा होने पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसको हमें फेस करना पड़ता है। तो देख लीजिए। इंसुलिन की अधिक मात्रा से उत्पन्न जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू ओवर डोजेज ऑफ इंसुलिन। यदि रोगों की आवश्यकता से अधिक मात्रा में इंसुलिन के इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में पहुंचाए जाते हैं तो इसके कारण कई जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। इनमें से सबसे पहला लक्षण रक्त में शर्करा का स्तर, ब्लड शुगर लेवल ही बहुत कम हो जाता है। जब आपके बॉडी में आवश्यकता से अधिक इंसुलिन दिया जाएगा, और मैं आपको बताई थी इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो हमारी बॉडी में जो हमारे अंग होते हैं उसमें एक मिश्रित ग्लैंड जिसे कहते हैं पैंक्रियाज है, वहाँ से इंसुलिन का स्रावण होता है। ये क्या करती है, तो कार्बोज के चयापचय में भाग लेती है। चयापचय का ये मतलब इस पे क्या होता है, डिपेंड है। फिर वो जब आप रक्त की मतलब अगर आप ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन लेने लगेंगे बाहर से, यदि मतलब अधिक मात्रा में रोगी को अधिक मात्रा में इंसुलिन के इंजेक्शन से माध्यम से दिया जाएगा तो क्या होगा, ये रक्त में शुगर लेवल को घटा देगी। और अगर जब इंसुलिन कम सीक्रेट होती है तो क्या होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे आप कहते हैं कि मुझे डायबिटीज़ हो गया, मैं डायबिटिक पेशेंट हो गया। लेकिन जब आप बाहर से इंजेक्शन के माध्यम से अपनी बॉडी में जब आप क्या करेंगे, इंसुलिन लेने लगेंगे तो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं, तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। जब शुगर लेवल कम हो जाता है ब्लड में, उस स्थिति में क्या होता है, बहुत अधिक बार भूख लगना, कमजोर एवं थकान महसूस करना, बहुत अधिक पसीना निकलना, ओवर स्वेटिंग होती है, मानसिक विचलन होता है, मेंटल कंफ्यूजन, जिसका ना हम तो यही रखे थे कहाँ है, जैसे अजीब सा दिमाग में अजीब सा मतलब विचलन मतलब प्रॉब्लम सा होता है, जैसे घबराहट सी लगती है। हृदय की धड़कन का बढ़ना, ट्रैकार्डिया एंड पल्पिटेशन, सांस फूलना एवं कपकपी। नंबर 6वां क्या है, आलस्य एवं सुस्ती, वस्तुओं को दोहरा प्रतिबिंब दिखाई देना। जब होता है ना कभी कभी चक्कर आता है आंखों के सामने, कहते हैं ना बाप रे मुझे लग रहा चक्कर जैसा लग रहा, चीज़ें दो दो दिख रही हैं, दिमाग जैसे काम नहीं करना है, ठीक है, डबल इमेज बनती है आंखों के सामने। और डायबिटिक कोमा हो जाता है। ये किसके लक्षण है, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण है। उपरोक्त अवस्था को इंसुलिन शॉक कहते हैं। बॉडी में शुगर लेवल का कम होना हाइपोग्लाइसीमिया होती है। जो ये सब लक्षण दिख रहे हैं, ये सब जो अवस्था आ रही है, जो हाइपोग्लाइसीमिया की अवस्था है, उसे इंसुलिन शॉक भी कहते हैं। अतः इस अवस्था को रोकने के लिए रोगी को यदि 50 ग्राम ग्लूकोज पिला दिया जाए तो ये स्थिति में क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाती है। यदि रोगी बेहोश अनकॉन्शियस हो गया है तब उसे 50% ग्लूकोज का इंजेक्शन अंतःशिरा इंट्रावेनस द्वारा दिया जाना चाहिए। मैं आपको बताई थी ना इंट्रावेनस द्वारा कैसे चीज़ें देते हैं, नली के द्वारा कैसे, आहार कैसे कैसे रोग अवस्था में उपचार में दिया जाता है, मैंने आपको बताया था। यदि रोगी को 0.5 ml एड्रीनेलिन का इंजेक्शन तुरंत ही सबक्यूटेनियस के माध्यम से शरीर में पहुंचाया जाए तो तुरंत लाभ होता है। किस माध्यम से, सबक्यूटेनियस के माध्यम से अगर शरीर में पहुंचाया जाए तो क्या होता है, तुरंत लाभ होता है। रोगी को कुछ ही मिनट में होश आ जाता है। इंसुलिन का उपयोग आहार के साथ करने के अच्छे परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया कोमा तथा डायबिटिक कोमा में तुलना किया गया कि हाइपोग्लाइसीमिया को हाइपोग्लाइसेमिक कोमा किसे कहते हैं, कब, जब आपकी बॉडी में ये कमी हो गई थी। और डायबिटिक कोमा कब कहते हैं, जब आपकी बॉडी में इसका लेवल हाई है।
तो देखिए इसका इतिहास है, भोजन नहीं इंसुलिन की अधिक मात्रा, भोजन न के बराबर और जो आप इंसुलिन ले रहे हैं वो ज़्यादा, सामान्य भोजन कोई इंसुलिन नहीं, ठीक है। कोई सामान्य भोजन जो आप सामान्य खाना खाते हैं वो, और कोई इंसुलिन नहीं ले रहे हैं। प्रारंभ, इंसुलिन का इंजेक्शन देने के बाद अचानक ही प्रारंभ होता है, इससे पूर्व रोगी का स्वास्थ्य उत्तम रहता है, व्यक्ति बीमार रहने लगता है, बीमारी की तीव्रता की स्थिति से यह अवस्था उत्पन्न होती। कौन सी? डायबिटिक कोमा, बीमारी की स्थिति की मतलब स्थिति की तीव्रता से उत्पन्न होती और ये इंजेक्शन देने के तुरंत बाद ये लक्षण आने लगते हैं। लक्षण अत्यधिक पसीना, मानसिक विचलन, चक्कर आना, भूख, दोहरा प्रतिबिंब, हृदय की गति का बढ़ जाना। इसमें क्या होता है? इसमें आपको क्या होते हैं? प्यास लगती, निर्जलीकरण बार बार, जिसमें कहते हैं डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया नहीं होता, डिस्फेजिया, और ऐसे करके कुछ लक्षण थे ना, डिस्फेजिया, और क्या था, मूत्र ज़्यादा आना, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ये कुछ लक्षण होते हैं। इसी को निर्जलीकरण, पॉलीडिप्सिया, बार बार मूत्र आना, पॉलीयूरिया, बहुत अधिक प्यास लगना, ये तो निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन होता है, ज़्यादा प्यास लगने को कहते हैं। उल्टी होना, पेट में तीव्र दर्द होना, ऑब्डोमिनल पेन, ठीक है, ये क्या है? इसके लक्षण है। पहचान क्या है? नमी युक्त त्वचा, मतलब पसीना जैसा आएगा, त्वचा भीगी भीगी सी लगेगी, नाड़ी गति बहुत अधिक तेज हो जाना, उच्च रक्तचाप, सामान्य सांस, ब्रिक्स रिफ्लेक्सेस। इसमें क्या होता है? शुष्क त्वचा, नाड़ी गति में इसमें क्या होती है? त्वचा सूखी सूखी, बॉडी हल्का फील करेगी, ठीक है, नाड़ी गति कम हो जाएगी, निम्न रक्तचाप हो जाएगा, हवा की भूख, एयर हंगर, डायमेंशंस रिफ्लेक्सेस होगा। इसमें क्या होगा? कीटोन बॉडीज अनुपस्थित, ग्लूकोज अनुपस्थित, इस स्थिति में कीटोन बॉडीज उपस्थित, ग्लूकोज उपस्थित, रक्त में शर्करा की मात्रा अत्यंत कम हो जाना, हाइपोग्लाइसीमिया, सामान्य बाइकार्बोनेट, रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाना, रक्त में कम बाइकार्बोनेट की मात्रा। इसमें क्या होता है? सामान्य बाइकार्बोनेट होता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है। क्या होता है? जब आप इंजेक्शन के माध्यम से ले रहे हैं इंसुलिन, ठीक है, और इसमें क्या होता है? कम रक्त में जो बाइकार्बोनेट है वो कम हो जाता है, रक्त की शर्करा की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, रक्त में शर्करा की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। किस मामले में? डायबिटिक कोमा में। दवाइयों द्वारा मधुमेह का उपचार, कुछ चिकित्सकों का मानना है कि रोग में केवल 2 ही दवाइयां अत्यधिक प्रभावशाली है, एक बाईग्यूनाइट्स, दूसरा सल्फोनाइल यूरिया। कुछ चिकित्सकों का मानना है कि जो डायबिटीज़ बीमारी होती है इसमें 2 दवाएं कारगर है, एक बाईग्यूनाइट्स है और दूसरा क्या? सल्फोनाइल यूरिया। बाईग्यूनाइट्स यह मृदु प्रकार के मधुमेह तथा वयस्कों के मधुमेह के उपचार में काफ़ी उपयोगी होता है। कौन सी दवा? बाईग्यूनाइट्स जो है यह यकृत के अलावा शरीर के अन्य ऊतकों एवं कोशों में ग्लूकोज के संग्रह में वृद्धि करती है। और ये कब? ये मृदु प्रकार का, जब आपको माइल्ड डायबिटीज़ है, हल्का जैसे होता है ना, खत्म भी हो जाता है या हल्का हो गया है, और जो एडल्ट मधुमेह के उपचार में काफ़ी उपयोगी है। सल्फोनाइल यूरिया जो है यह दवाई इंसुलिन के स्रावण को उत्तेजित करती है, यकृत के ग्लूकोज को रक्त में आने से रोकती है। यकृत में जो ग्लूकोज है उसको क्या करेगी? रक्त में आने से रोकती है। इनका उपयोग किशोर के मधुमेह के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सल्फोनाइल यूरिया का उपयोग किशोर में अगर मधुमेह हो गया है तो उनके लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये दवाइयाँ अग्नाशय से इंसुलिन के स्राव को उत्तेजित करती हैं तथा यकृत से ग्लूकोज की विमुक्ति की रोकती हैं। जिन रोगियों में अति ग्लूकोज रक्तता, हाइपरग्लाइसीमिया है तथा भोजन द्वारा रोग नियंत्रण में नहीं आ रहा तो उन्हें उपयुक्त दवाइयों को देना उचित होता। हाइपरग्लाइसीमिया जिसमें ग्लूकोज की मात्रा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का अधिक होना, ठीक है, शर्करा की मात्रा का, हाइपर कम होना, हाइपो। शोधों एवं परीक्षणों से ज्ञात हुआ है कि उपरोक्त दवाइयाँ 30% मधुमेह के रोगियों के लिए प्रभावी एवं उपयोगी साबित हुई हैं। इसके अतिरिक्त अनेक दवाइयाँ हैं जैसे टोल्वोटुमाइड, डोनिल, कार्बुटामाइड और क्लोरोप्रोमेड आदि, ठीक है। परंतु खाने वाली दवाइयों के अत्यधिक सेवन से कभी कभी भूख की कमी, उल्टी आना, दस्त, पीली आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, अतः इनका प्रयोग चिकित्सक की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। खाने वाली दवाइयों का प्रयोग निम्नांकित अवस्था में नहीं किया जाना चाहिए। बालकों एवं किशोरों को अगर क्या है? डायबिटीज़ है तो उस अवस्था में दवाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए।
गर्भवती माता हैं, अगर डायबिटीज़ की पेशेंट है, उस अवस्था में डायबिटीज़ की दवाओं का नहीं, जो कि इंजेक्शन, जो इंसुलिन जो इंजेक्शन के मतलब दिया था अंतःशिराओं में, उसका उपयोग करना चाहिए। मधुमेह के कोई विपरीत प्रभाव अथवा आकस्मिक जटिलता उत्पन्न हो जाने पर बहुत लंबे समय तक दवाइयों का प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ ही आहार पर नियंत्रण रखना भी बेहद जरूरी है। आजकल मधुमेह के उचित उपचार हेतु वैज्ञानिकों एवं चिकित्सकों का यह प्रयास है कि शल्य क्रिया द्वारा कृत्रिम अग्नाशय आर्टिफिशियल पैंक्रियाज ही लगा दिया जाए। कृत्रिम अग्नाशय ठीक उसी तरह क्रिया करता है जैसे कि प्राकृतिक अग्नाशय नेचुरल पैंक्रियाज काम करता है। कृत्रिम अग्नाशय रक्त शर्करा के स्तर को स्वतः मालूम करके शर्करा की कमी के अनुरूप ही अपने आप इंसुलिन छोड़ देता है, जिससे रक्त में शर्करा का स्तर सामान्य हो जाता है। कृत्रिम अग्नाशय पर अमेरिका एवं ब्रिटेन में निरंतर अनुसंधान हो रहा है। आगे दिया, कुछ वैज्ञानिक इस दिशा में काफी प्रयत्नशील हैं तथा दिन रात इस खोज में जुटे हैं कि किन्हीं बैक्टीरिया में इंसुलिन युक्त कृत्रिम जीन आर्टिफिशियल जीन का प्रवेश करा दिया जाए। इसके लिए वे पशुओं के शरीर से अग्नाशय निकालकर प्रयोग में लाएंगे, परंतु सफलता कितनी हद तक मिलती है इसके बारे में अनुमान लगाना कठिन है। व्यायाम एक्सरसाइज। बम्बई के जसलोक अस्पताल के डॉक्टर HB चंदोलिया इस बात पर जोर देते हैं कि मधुमेह के उपचार हेतु व्यायाम पर ध्यान देना भी आवश्यक है। दवाइयों से अधिक ध्यान आहार एवं व्यायाम का दिया जाना चाहिए। व्यायाम से शरीर का संचित कार्बोज उपयोग में आ जाता है, जिसके कारण इंसुलिन तथा अन्य दवाइयों की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। सुबह शाम खुली हवा में तेज तेज चलना, बैडमिंटन खेलना, तैरना आदि उत्तम व्यायाम है, जिसे मधुमेह के रोगियों को अवश्य ही करना चाहिए। मधुमेह की अवस्था में भोज्य तत्वों की गणना, कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर डायबिटीज पेशेंट। मधुमेह के रोगियों के लिए भोज्य तत्वों की निर्धारित मात्रा की गणना व्यक्तिगत करना आवश्यक है। इसकी गणना कैसी की जाती है? व्यक्तिगत गणना इसकी होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आयु, लंबाई, वजन तथा शारीरिक संरचना भिन्न भिन्न होती है। रोगी व्यक्ति के लिए पोषक तत्वों की आवश्यक गणना व्यक्ति के लंबाई के अनुरूप आदर्श वजन के अनुसार होना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक मधुमेह का रोगी जिसकी लंबाई 5 फुट 5 इंच, ठीक है, वजन 70 kg तथा आयु 50 वर्ष है, पोषक तत्वों की गणना निम्नानुसार करनी चाहिए। रोग का वास्तविक वजन, अगर रोगी का वास्तविक वजन कितना है तो 70 kg है, परंतु आदर्श वजन कितना होना चाहिए तो 62 kg, ठीक है। कैलोरी बराबर 30 किलो कैलोरी पर केजी पर डे। 30 किलो कैलोरी उसको लेना चाहिए प्रतिदिन, ठीक है, और प्रति किलो के हिसाब से, और किसके हिसाब से? अपने वेट के अकॉर्डिंग की बात की जा रही है। 30 गुणे 62, क्योंकि आदर्श वजन 62 होता है, तो इसलिए 30 आप कैलोरी लेना है प्रति किलो वजन के अकॉर्डिंग प्रतिदिन। तो 30 गुणे 62 बराबर 1860 किलो कैलोरी प्रतिदिन। आप ये चीज़ समझ गए होंगे। आदर्श वजन कितना है, मतलब अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको 62 kg होना चाहिए, लेकिन उस जो पेशेंट है उसका वजन कितना है? 70 kg है। कैलोरी कितना, तो ये छोड़ दीजिए, आदर्श वजन 62 kg होना चाहिए। 62 kg के अनुसार ने निकाला है। कैलोरी 30 किलो कैलोरी पर डे लेनी चाहिए, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर दो, 30 गुणे 62 आ जाएगा 1860 किलो कैलोरी प्रतिदिन। प्रोटीन कितना लेना चाहिए? 15% कैलोरी प्रोटीन से लेना चाहिए। 30 किलो कैलोरी मतलब पूरा कैलोरी 30 किलो कैलोरी पर केजी होना चाहिए। उसमें अब कितना प्रोटीन से लेंगे, कितना कार्बोज से लेंगे, कितना फैट से लेंगे, उसको बांटा गया है। तो जो 15% 30 किलो कैलोरी पर डे 1860 किलो कैलोरी का जो 15% कैलोरी है, उसमें देखिए इसको 1860 गुणे 15, क्योंकि 15% आप किससे ले रहे हैं? प्रोटीन बटा पूरा होल का क्या होता है? 100 इज इक्वल टू क्या होता है? 279 किलो कैलोरी ऊर्जा रोगी को प्रोटीन से मिलनी चाहिए। मतलब जो पेशेंट है डायबिटिक का, उसे प्रोटीन से 279 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलनी चाहिए। कितने प्रतिशत में मिलनी चाहिए? तो आप बोलेंगे 15% कैलोरी प्रोटीन से मिलनी चाहिए। कितने कैलोरी का? तो 1860 किलो कैलोरी पर डे डायबिटीज पेशेंट के लिए कैलोरी होनी चाहिए उसका। इसलिए 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात 4 कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम प्रोटीन से मिलती है। तो 279 कैलोरी ऊर्जा बराबर 279 बटा 4 बराबर 70 ग्राम प्रोटीन से मिलता है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए निकाल, इतनी कैलोरी ऊर्जा हो गई। और 1 कैलोरी में कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितने कैलोरी ऊर्जा, तो 4, आप देखते हैं 4 कैलोरी ऊर्जा। तो 279/4 कितना आ जाएगा, 70। इसको इससे भाग देखिए काट देंगे तो 70 ग्राम प्रोटीन से मिलता है। अतः रोगी को 70 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए। ठीक है, कितने ग्राम कैलोरी, तो 1860 किलो कैलोरी प्रतिदिन। कितने वजन पे, तो आदर्श वजन 62। और प्रोटीन से कितना, तो 70 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन। कार्बोज कुल निर्धारित कैलोरी का 55%, जो 1860 यहाँ निर्धारित है उसका 50% जो होता है उसको आपको कार्बोज से लेना चाहिए। तो लिखा 1860 गुणे 55/100। इसको काटने के बाद 1023 कैलोरी कार्बोज से आप ले रहे हैं। कार्बोज से अभी आपको मतलब कैलोरी पे आपको 4 ग्राम, 1 ग्राम कार्बोज से आपको क्या 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है ना। तो फिर आप 1023 से फिर 4 को काटेंगे तो 256 ग्राम कार्बोज। तो अर्थात रोगी को 256 ग्राम कार्बोज चाहिए। एक दिन में कितना कार्बोज, 256 ग्राम कार्बोज। एक दिन में कितना प्रोटीन, तो आप बोलेंगे 70 ग्राम प्रोटीन। एक दिन में कितनी कैलोरी, तो आप बोलेंगे 1860 किलो कैलोरी पर डे। कितना वजन, तो आप बताएंगे कि 62 kg आदर्श वजन होता है। इनकी वसा कितनी, कुल कैलोरी माइनस प्रोटीन प्लस कार्बोज से प्राप्त कैलोरी। कुल कैलोरी 1860 माइनस प्रोटीन से कितना आप ले रहे थे, तो 279 प्लस कार्बोज से कितना 1023 किलो कैलोरी। ठीक है, तो इसको ऐड कर दिए, आ गया 1302। ये आपका जितना कैलोरी है वो पड़ा हुआ है 1860, जो आपको लेना है 62 kg आदर्श वजन डायबिटिक पेशेंट को। इसमें से इसको माइनस कर दिए तो 558 किलो कैलोरी। अतः चूंकि 9 किलो कैलोरी बराबर 1 ग्राम वसा मिलती है, इसलिए 558 किलो कैलोरी से 558/9 बराबर 62 ग्राम वसा प्राप्त होती है। अतः मधुमेह के रोगी को 62 ग्राम वसा प्रतिदिन लेना चाहिए। आपको समझ में आया ये चीज़? अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं फिर से बता दूंगी। जैसे समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात। कितना वेट, कितना वजन, 62 जो 62 क्या है किलो वजन होना चाहिए, केजी आदर्श वजन है जो मधुमेह का कोई पेशेंट है उसके लिए कितनी कैलोरी होनी चाहिए, तो 1860 किलो कैलोरी पर डे। उसके अकॉर्डिंग कितना 15% आप प्रोटीन से लेंगे उस कैलोरी का। ठीक है, उसको निकालने के बाद 279 आ रहा था, 70 ग्राम आ रहा था। और कार्बोज से कितने आ रहा, 1023 आ रहा था। ठीक है, आपको यहाँ पे आपने ये चीज़ देखा था, 1023 आ रहा था। और कितना आ रहा था, 256 ग्राम कार्बोज आ रहा था। तो इस तरह से फिर आप जब इसका निकालेंगे, और वसा में क्या हो रहा था, थोड़ा अंतर हो रहा था। इसको देखो अपान करके नहीं निकालते, तो माइनस कर रहे थे। इन दोनों को प्लस कर रहे थे और 1860 में से माइनस कर रहे थे। इन दोनों से जितनी कैलोरी की पूर्ति होती, कहने का मतलब है ये दोनों जितनी कैलोरी की पूर्ति कर दिए। अब जो बचा 1023 कार्बोज किया, 279 प्रोटीन किया, चाहिए है कितना पूरा 1860। अब जो शेष बच रहा है वो कौन करेगा, तो वही शेष जो है वो करेगा का वसा। और 558 बच जा रहा है, इतनी कैलोरी वसा पूर्ति कर देगा। कितने ग्राम से पूरा करेगा, तो 62 ग्राम वसा प्राप्त करके इतनी कैलोरी की वो जो है पूर्ति करेगा। ठीक है, उपरोक्त गणना के आधार पर मधुमेह रोगी को प्रतिदिन 70 ग्राम प्रोटीन, 256 ग्राम कार्बोज और 62 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। ये चीज़ अब आपको बहुत क्लियर समझ में आ गई होगी, मैं आशा करती हूँ। इसी आधार पर मधुमेह के रोगी को एक दिन की आहार तालिका निम्न अनुसार है। सुबह जो 6 बजे है बिना शक्कर की चाय, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉडी, उनके रक्त में शक्कर की मात्रा बढ़ी हुई है। बिस्किट, वो भी नमकीन वाला, शुगर फ्री। नाश्ता 8:30 बजे दलिया, ब्रेड, संतरे का रस। दोपहर का भोजन रोटी, दाल, दही, कोई भी ऐसी चीज़ जो मीठी नहीं होनी चाहिए। रात में 1 गिलास दूध बिना शक्कर का देना चाहिए। यहाँ पे देखिए चैप्टर हो जाता है फिनिश। कल मैं स्टार्ट करूंगी कार्डियोवैस्कुलर रोग के आहार, या तो पहले मैं डायबिटीज़ के जो क्वेश्चन है वो करवा दूंगी, उसके बाद ये वाला स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तब तक के लिए अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।